आप देख रहे हैं देश का आदेश। आरक्षण के मुद्दे पर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव झूठ बोलना बंद करें, नहीं तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तेजस्वी यादव जानबूझकर मेरे खिलाफ भ्रम फैलाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को चुनौती दी है कि संपन्न दलितों का आरक्षण खत्म करने वाला मेरा कोई भी बयान वो दिखा दें, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और तेजस्वी जी को उनको मैं इस बात से मैं कहना चाहता हूं कि जो वो मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं ये गलत है। मेरे मुझे लेकर गलत बयानी करना वो बंद कर दें आरक्षण को लेकर, नहीं तो मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर एक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर वो हर मंच से जा रहे हैं और कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने कहा कि संपन्न दलितों का आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। मेरा ये बयान कहीं पर भी ऑन रिकॉर्ड वो मुझे दिखा दें, और अगर नहीं दिखा सकते हैं तो वो इन बयानों को झूठ बोलना मेरी तरफ से वो बंद करें, नहीं तो मुझे इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिहार की हॉट सीट बन चुकी हाजीपुर से चिराग पासवान ने नामांकन कर दिया और नामांकन से पहले चिराग पासवान ने पटना से हाजीपुर तक रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। पटना में पूजा अर्चना के बाद रोड शो करते हुए हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान ने दिवंगत पिता रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। पिता को याद कर भावुक हुए चिराग पासवान ने कहा कि आज उनकी कमी बहुत खल रही है। वहीं चाचा पशुपति कुमार पारस के आशीर्वाद को लेकर चिराग ने कहा कि नामांकन में आने के लिए उन्हें फोन किया था, लेकिन वे फोन उठाने के बजाय फोन को उन्होंने काट दिया। अगर वे एक बार मुझे बेटा मानकर आशीर्वाद दे देते तो बात ही कुछ अलग होती। आपके पिता ने रिकॉर्ड तोड़ा था यहाँ से, आपने भी कुछ तैयारी की है कि रिकॉर्ड पिता का तोड़ सके यहाँ से? मैं सिर्फ अपने घर पर अपने घर वालों से आशीर्वाद लेने आया हूँ। ये मेरे लिए कभी भी संसदीय क्षेत्र नहीं हो सकता। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। एक सवाल और है चिराग, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या पशुपति पारस भी आपको आशीर्वाद आज के दिन देंगे? एनडीए को तो वो समर्थन कर ही रहे हैं। मैं चाहता जरूर था कि वो आए, मैंने उन्हें फोन भी किया था, पर उन्होंने ना मेरा फोन उठाया बल्कि काट भी दिया। आज के दिन मैं चाहता था कि वो थोड़ा बड़ा दिल रखते, मुझे एक बार के लिए अपना बेटा मानते और आशीर्वाद देना। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सारण में बीजेपी उम्मीदवार राजू प्रताप रूडी के नामांकन में शामिल हुए। नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में राजनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के काम की तारीफ की, लोगों को यकीन दिलाया कि भारत की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। सारे देश का माहौल जो देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है बहनों भाइयों, वह 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करने में हम पूरी तरह से कामयाब होंगे, यह मेरा पक्का विश्वास है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को काम करते हुए आप पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं। बहनों भाइयों, चाहे कोई दावा कुछ भी करे, लेकिन इस सच्चाई को कोई मां का लाल नकार नहीं सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम यदि किसी भारत माता के सपूत ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अररिया में चुनावी सभा की और इस मौके पर जेपी नड्डा ने एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा और इसे भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बताते हुए कहा कि आधे जेल में हैं, आधे बेल पर हैं। नड्डा ने लालू प्रसाद और आरजेडी पर भी हमला किया। जनता दल क्या है? ये रिश्वतखोर जंगल राज दलदल है, जंगल राज दलदल है। आर स्टैंड फॉर रिश्वतखोरी, जे स्टैंड फॉर जंगल राज और डी स्टैंड फॉर दलदल। आज ये आकर के खड़ा हो गया। ये ऐसा कुनबा है जिसमें आधे बेल पर हैं और आधे जेल में हैं। ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा, ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा। जेपी नड्डा ने अररिया में चुनावी सभा के दौरान एनडीए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और इसे भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बताते हुए कहा कि आधे जेल में हैं और आधे बेल पर। जेपी नड्डा के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, आप बिहार में 2 चरणों के मतदान के बाद पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं और भयभीत हैं। मुद्दे की बात, काम की बात तो कर नहीं रहे हैं। बीजेपी का जनता से मेल रहा नहीं तो आप जेल बेल की कहानी कह रहे हैं। इस बार बिहार है तैयार और इस बार नहीं बनेगी मोदी जी की सरकार। हैट्रिक पर ब्रेक बिहार ही लगाएगी। देश में एक तरफ एनडीए का कुरबा है, जहां एक सशक्त नेतृत्व है, नीति है, नियत है, विकासवादी सोच है, इसीलिए जनता का अपार जन समर्थन मिलता है। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के लोग हैं, जहां भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, परिवारवादी, वंशवादी पार्टियों का बोलबाला है, जिसमें आधे नेता जेल में है और आधे बेल पर। यही बात है आदरणीय जेपी नड्डा साहब ने कही। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की जो सरकार है, उसने हमेशा देश के विकास के लिए काम किया है। मोदी काल कहर काल से गुजर रहा है। नड्डा जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी जेल में है, जबकि 2 निर्दोष मुख्यमंत्रियों को उन्होंने जेल में रखा है। कंस भी यही कहता था कि जितने लोग जेल में गए हैं वो धार्मिक नहीं है, जबकि उस समय धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। तो जितने धार्मिक योद्धा थे उस सब को कंस जेल में भेज के क्रूरता से शासन चलाने का प्रयास किया था। इंडिया अलायंस और विपक्ष के जितने भी नेता हैं कमोबेश सब भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे हुए हैं। और बिल्कुल सही गया है, आधे से ज्यादा जेल में है, नहीं तो बेल पे बाहर है। चाहे आप लालू प्रसाद यादव की बात कर ले, कांग्रेस के शहजादे की बात कर ले या सपा के शहजादे की बात कर ले, तो इस बात से कोई नकार नहीं सकता है। तो आने वाले समय में 4 जून को जनता इनका हिसाब करेगी और इनकी भद पिटनी तो बिल्कुल तय है। कोई गलत क्या बोला है? इंडिया अलायंस जो ये फ्रैक्चर अलायंस है, इस अलायंस के जितने भी नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, मीसा भारती हो, ममता बनर्जी हो, जो भी लोग हैं, सारे इंडिया अलायंस भ्रष्टाचार में आकंठ हैं और डूबे हुए हैं। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को देश का सबसे सफल प्रधानमंत्री बताया है। जितनी आबादी उतना हक के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को पिछड़ा विरोधी पार्टी बताते हुए पूछा कि कांग्रेस ने देश में 55 साल तक राज किया, तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। एक बात जो है कास्ट सेंसस की है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, कास्ट सेंसस की है, उसके बारे में वो बात करते रहते हैं, कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। इसको आप कैसे देखते हैं? कितने साल तक इस देश में कांग्रेस का शासन रहा? 55 साल तक रहा, कभी नहीं कराया। अब जब लगातार हार रहे हैं तब ये सारे चीजों को वो बोल रहे हैं, इनकी मंशा नहीं है। इस देश में पिछड़ा वर्ग विरोधी कोई पार्टी है तो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी। काका साहेब कालेलकर कमीशन को इन्होंने सालों तक ओपन ही नहीं किया जी। मंडल कमीशन को दबा कर रखा जी। सेंट्रल के इंस्टीट्यूशन में ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया। जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था, विपक्ष के नेता के रूप में राजीव गांधी ने 2 घंटे का विरोध का भाषण कराया। राहुल गांधी ने जरा वो भाषण पढ़ लेना चाहिए। और हमने तो देश को सबसे सफल प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से और गरीब के घर से पैदा हुआ नेचुरल लीडर नरेंद्र मोदी हमने देने का काम किया। न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में अमित शाह ने दावा किया कि 4 जून 12:30 बजे से पहले बीजेपी 400 पार कर लेगी। उन्होंने कम वोटिंग प्रतिशत होने के कई कारण बताए हैं। फेजेस को देखें और इसकी चर्चा काफी चल रही है कि वोटर टर्नआउट थोड़ा लो रहा है। कुछ स्टेट्स में 5-6% भी नीचे रहा है वोटर टर्नआउट। तो 400 पार का आपका नारा है, 370 भारतीय जनता पार्टी, तो क्या गाड़ी पटरी पे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ रेल पटरी से पटरी पे है जी। आप परिणाम के दिन देख लेना, 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे। जो लोअर टर्नआउट है इसके बहुत सारे कारण हैं। 12 साल के बाद मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है।
एक दूसरा कारण है कि सामने से कोई लड़ाई ही नहीं है, जिसके कारण टर्नआउट पर एक प्रकार से इफेक्ट होता है। आज रात 9 बजे ये पूरा इंटरव्यू आप जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 मई को होने वाले वोटिंग को लेकर सभी पार्टियों का धुआंधार प्रचार जारी है और इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार सुपौल के सिमराही पहुंचकर जेडीयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामैत के लिए उन्होंने वोट की अपील की। उन्होंने लोगों को 2008 में हुए कुसहा त्रासदी को याद दिलाया। जब कुसहा त्रासदी आई तो सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में भीषण तबाही हुई थी। कोई काम नहीं करेगा आप लोगों का, हम लोग तो सबके लिए करते हैं, समाज के हर तबके का, हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी जाति का हो, हर के विकास के लिए, हर के विस्तार के लिए, पुरुष का, स्त्री का, सबका हम लोगों ने काम किया है। और उसके अलावे हर जगह हम लोग घूमते रहे हैं और जहां जहां सब भी कितनी ज्यादा कठिनाइयां होती थी आप सब तो जानते ही नहीं भाई कि यहाँ पर कितना ज्यादा हुआ था 2008 में। तो आप जानते हैं जो भी कोसी नदी का बांध टूटने से भीषण बाढ़ आई थी तो पूरे इलाके में तीनों जिला में हम लोग घूम रहे थे, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, और उसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नौकरी पर क्रेडिट मामले पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सब झूठ बोल रहे हैं, नौकरी की बात सबसे पहले उन्होंने की थी। सारा काम करने के बाद जब वो सरकार से अलग हुए तो दूसरे लोग क्रेडिट ले रहे हैं। कम से कम मेरी बात को ही वो बोल रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता या देश की जनता से पूछो कि सबसे पहली बार 2020 में किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी का? किसका एजेंडा था? भाजपा के लोग तो उस समय बोलते थे नौकरी नहीं देंगे, 19 लाख रोजगार की व्यवस्था कराएं। अरे इन लोगों को कुछ काम है नहीं, दिन भर झूठ बोलना है। हम 5 लाख नौकरी दिए, 3 लाख प्रक्रियाधीन है। जब से हम बोले प्रक्रियाधीन है 3 लाख, तब से ये लोग बोले कि हम दे देंगे, हम दे देंगे। वो तो कर ही क्या आए हैं हम। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।